बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो कल मैंने वीडियो शेयर की थी जिसमें हमने CHM 521502 इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री डिस्टिलेशन के लेक्चर 1 to 4 डिस्कस किए थे। अब हम लेक्चर 5 to 8 डिस्कस करेंगे। आप लोग अपने हैंडआउट्स और जो लेक्चर्स हैं वो साथ लेके बैठे ताकि जो है हर चीज़ आप लोगों को समझ में आ सके। ठीक है, ओके। लेक्चर 5 में हमने डिस्कस किया था बेसिक डिस्टिलेशन सेटअप एंड ऑपरेशंस एंड टर्मिनोलॉजीज। ठीक है, और उसमें मैंने आप लोगों को ये बताया था ये बिल्कुल बेसिक सेटअप है, यानी कि इसमें बेसिकली आपको ये समझाना है कि किस तरीके से वर्क करती है डिस्टिलेशन। ठीक है, और इसमें बहुत सारी चीज़ें चेंज हो सकती हैं। ठीक है, ये बिल्कुल इनिशियल सेटअप आपको बताया गया है, वो भी स्कीमेटिक डायग्राम के थ्रू। और उसमें ये है कि जो कॉलम होती है, ठीक है, कॉलम मैंने आपको बताया था कि कॉलम को आप दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। बिल्कुल मिड में कॉलम के जो है वो फीड जो है उसकी एंट्रेंस का रास्ता होता है। ठीक है, और जो अपर सेक्शन होता है कॉलम का उसको हम रेक्टिफाइंग सेक्शन कहते हैं, और जो लोअर सेक्शन होता है कॉलम का उसको हम स्ट्रिपिंग सेक्शन कहते हैं। और ये मैंने आपको बताया था कि क्यों वो अपर सेक्शन रेक्टिफाइंग सेक्शन होती है और बिलो सेक्शन जो होता है वो स्ट्रिपिंग सेक्शन होता है, क्योंकि जो अपर सेक्शन है वहाँ पे वेपर्स जो हैं वो जाते रहेंगे और इनरिच होते रहेंगे। ठीक है, दैट्स वाई अपर सेक्शन जो है कॉलम का वो रेक्टिफाइंग सेक्शन कहलाता है। और स्ट्रिपिंग सेक्शन ब्लू सेक्शन इसलिए होता है क्योंकि जो भी चीज़ें स्ट्रिप आउट होनी होती हैं कॉलम से वो नीचे से स्ट्रिप आउट की जाती है। ठीक है, इसलिए इसको स्ट्रिपिंग सेक्शन कहते हैं। रीबॉयलर अटैच होता है इसके साथ कॉलम के साथ। ठीक है, और कॉलम से एक जो है वो आउटलेट दिया जाता है रीबॉयलर में हमेशा। ठीक है, ताकि अगर जो आपका फीड मटेरियल है वो जा सके कॉलम से रीबॉयलर में हीट अप हो सके, और फिर जो है दोबारा से जो है वो वेपर जो है वो जो हीट अप लिक्विड है वो दोबारा से कॉलम में वापस जा सके। और जो बॉटम प्रोडक्ट्स या मटेरियल्स जो कि स्ट्रिप आउट करने होते हैं वो स्ट्रिप आउट हो सके, रीबॉयलर के थ्रू भी हो सकते हैं, और डिस्टिलेशन कॉलम में भी ये बॉटम प्रोडक्ट का एक सेक्शन हो सकता है कि जहाँ से जो भी बॉटम प्रोडक्ट्स हैं वो स्ट्रिप आउट हो सके। इसके अलावा ऊपर की तरफ अगर हम देखें तो वेपर्स जब कॉलम से निकलते हैं, ठीक है, तो वो कंडेंसर में जाते हैं। कंडेंसर जो है वो वेपर्स को कूल डाउन करता है, और कूल डाउन और कंडेंस करने के बाद वो रीफ्लक्स ड्रम में भेजता है। रीफ्लक्स ड्रम से दो जो है वो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। एक पॉसिबिलिटी ये होती है कि एज अ टॉप प्रोडक्ट या डिस्टिलेट प्रोडक्ट इसको कलेक्ट कर लिया जाए, और दूसरी पॉसिबिलिटी ये होती है कि रीफ्लक्स ड्रम से वापस जो है वो कुछ लिक्विड जो है वो रीफ्लक्स कर दिया जाए। ठीक है, मैंने आपको रीफ्लक्स का सारा बताया था प्रोसीजर कि क्यों रीफ्लक्स किया जाता है, और रीफ्लक्स करने से मैकेनिज़्म मैंने बताया था कि होता क्या है, और रिफ्लक्स करने से क्यों मल्टीपल वेपर लिक्विड इक्विलिब्रियम प्रोड्यूस होते हैं, और आपको जो वेपर्स हैं वो मज़ीद इनरिच होते हैं। ठीक है, ये सब कुछ मैंने आप लोगों को लेक्चर में बता दिया था बहुत अच्छे तरीके से। तो इस तरीके से जो है वो आप टॉप प्रोडक्ट या डिस्टिलेट हासिल करते हैं और रिफ्लक्स को सेट करते हैं जितनी आपको प्रोडक्ट की पर्टिकुलर परसेंटेज चाहिए होती है उसके हिसाब से। इसके अलावा इसको देख लेते हैं, जो मैंने इधर पॉइंट्स लिख दिए हैं, मेंशन कर दिए हैं। द वेपर मूव्स अप द कॉलम एज इट एग्जिट्स द टॉप ऑफ द यूनिट, इट इज़ कूल्ड बाय अ कंडेंसर। ठीक है, मैंने बता दिया ये आपको कि वेपर जब कॉलम से निकलेंगे तो कंडेंसर में जाएंगे। कंडेंस्ड लिक्विड इज स्टोर्ड इन अ होल्डिंग वेसल नोन एज रिफ्लक्स ड्रम, ये भी मैंने आपको बता दिया। सम ऑफ दिस लिक्विड इज रिसाइकिल्ड बैक टू द टॉप ऑफ द कॉलम एंड दिस इज कॉल्ड द रिफ्लक्स। ठीक है, रिफ्लक्स ड्रम में से कुछ लिक्विड जो है वो रिफ्लक्स हो जाएगा और कुछ लिक्विड जो है एज अ टॉप प्रोडक्ट कलेक्ट हो जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन कि आपको प्रोडक्ट में क्या परसेंटेज चाहिए।
The condensed liquid that is removed from the system is known as the distillate or टॉप प्रोडक्ट, ठीक है। और जो फाइनली आपकी प्रोडक्ट होगी टॉप प्रोडक्ट, वो यहाँ से कलेक्ट हो जाएगी, जिसको हम डिस्टिलेट कहते हैं, ठीक है। जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने यहाँ पर मेंशन की हुई है वो क्या है, देयर इज़ इंटरनल फ्लोज ऑफ वेपर एंड लिक्विड विद इन द कॉलम, ठीक है। कॉलम के अंदर जो इंटरनल फ्लो है वो क्या है, वेपर और लिक्विड का है। लिक्विड नीचे की तरफ आ रहा है, वेपर ऊपर की तरफ जा रहा है। as well as external flows of feeds and product streams into and out of the column, ठीक है। एक्सटर्नल फ्लो क्या हो रहा है, फीड पहले कॉलम में जो है वो पहले कॉलम में डाली जाती है, ठीक है, यानी इनटू द कॉलम, ठीक है। और फीड जो है फिर वो बॉटम पे आती है, बॉटम से रीबॉयलर में जाती है, रीबॉयलर से जो है वो दोबारा से जो है वो बॉइलिंग होने के बाद जो है वेपर्स ऊपर जाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली फीड जो है सबसे पहले कॉलम में जाती है और कॉलम से बाहर जाती है वेपर्स की सूरत में, फिर से कॉलम में आते हैं, और जब वेपर्स दोबारा कलेक्ट होते हैं और टॉप प्रोडक्ट की सूरत में आप इसको कलेक्ट करते हैं, तो बेसिकली जो आपकी रिक्वायर्ड प्रोडक्ट होती है उसको आप यहाँ पर कलेक्ट कर लेते हैं। तो यानी कि एक्चुअली फीड जो है, जो आपका इनिशियल लिक्विड मिक्सर था, वो आपकी डिज़ायर्ड परसेंटेज ऑफ प्रोडक्ट जो आपको चाहिए थी उसमें कन्वर्ट हो जाती है और आप उसको कलेक्ट कर लेते हैं। सो दिस इज़ द होल बेसिक मैकेनिज्म ऑफ डिस्टिलेशन सेटअप, एंड दीज आर दी वेरी बेसिक टर्मिनोलॉजीज ऑफ डिस्टिलेशन सेटअप। अच्छा, लेक्चर 6 में इसके बाद हमने जो इम्पोर्टेंट चीज़ डिस्कस की थी वो ये थी कि हर लिक्विड मिक्सर जो है वो आइडियल लिक्विड मिक्सर नहीं होता, एंड देयर आर डेविएशंस फ्रॉम रॉल्स लॉ, ठीक है। जब तक लिक्विड मिक्सर रॉल्स लॉ को फॉलो करता है वो आइडियल मिक्सर होता है, लेकिन जैसे ही लिक्विड मिक्सर जो है वो फॉलो नहीं करता, ठीक है, किसी पॉइंट पर कोई डेविएशन आता है, तो वहाँ पर वो जो मिक्सर होता है वो बेसिकली रियल मिक्सर बन जाता है आपके पास। और एंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ एंड नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ, ठीक है। और क्यों होती हैं ये पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन, बहुत अच्छे से मैंने डिस्कस किया था क्लास में, इधर पॉइंट्स बना दिए हैं। द कोहेसिव फोर्सेस बिटवीन लाइक components are stronger than the average adhesive forces, ठीक है। पॉजिटिव डेविएशन में क्या होता है, जो लाइक कंपोनेंट्स के दरमियान फोर्सेस होती हैं, कोहेसिव फोर्सेस जिन्हें हम कहते हैं, ठीक है, वो स्ट्रॉन्ग होती हैं एज कम्पेयर टू दी फोर्सेस, यानी जिनको एडहेसिव फोर्सेस कहते हैं। एडहेसिव फोर्सेस क्या होती हैं, फोर्सेस बिटवीन डिसलाइक मॉलिक्यूल्स, जैसे कि ए बी, ठीक है, ए बी जो है वो डिसलाइक मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। तो ए बी के दरमियान इंटरेक्शंस अगर वीक हो जाएंगे, ठीक है, यानी कि एडहेसिव फोर्सेस वीक हो जाएंगी हमारे पास, तो वहाँ पर कोहेसिव फोर्सेस बेसिकली स्ट्रॉन्गर होंगी, ठीक है। यानी ए के दरमियान जो इंटरेक्शन है वो स्ट्रॉन्गर है एज कम्पेयर टू ए बी। उस सूरत में क्या होगा, उस सूरत में आपके पास जो है अगर कोहेसिव फोर्सेस जो हैं वो आपके स्ट्रॉन्गर हैं, तो आपके पास जो है जो केस आएगा वो पॉजिटिव डेविएशन का आएगा। और अगर आपके पास एडहेसिव फोर्सेस स्ट्रॉन्गर हैं, यानी टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्सेस हैं वो स्ट्रॉन्गर हैं, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शंस हैं, तो उस सूरत में जो आपके पास डेविएशन आएगी वो नेगेटिव डेविएशन आएगी, ठीक है। अब क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि अब दूसरी चीज़ जो आ रही है वो ये आ रही है कि एज अ रिजल्ट ऑफ स्ट्रॉन्गर कोहेसिव फोर्सेस, एज अ रिजल्ट ऑफ स्ट्रॉन्गर कोहेसिव फोर्सेस क्या होगा, द वेपर प्रेशर इज ग्रेटर देन एक्सपेक्टेड वेपर प्रेशर रिजल्टिंग इन डिक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। हमारे पास कोहेसिव फोर्सेस स्ट्रॉन्गर थी, यानी ए के दरमियान स्ट्रॉन्ग फोर्सेस है एज कम्पेयर टू ए बी, जिस वजह से हुआ क्या कि हम इस मिक्सचर का जो वेपर प्रेशर सपोज कर रहे थे, जो एक्सपेक्टेड वेपर प्रेशर था, उससे ज़्यादा वेपर प्रेशर प्रोड्यूस होगा। क्यों, क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स हैं ए बी के, क्योंकि ए बी के दरमियान फोर्सेस जो हैं वो वीक हैं, तो इस तरह के मिक्सचर को जब हम बॉयल करेंगे
तो क्या होगा कि इनका वेपर प्रेशर एक्सपेक्टेड वेपर प्रेशर से ज़्यादा होगा, क्योंकि इनके दरमियान जो इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, एडहेसिव फोर्सेस, वो वीकर हैं, जिस वजह से इनका वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा। और वेपर प्रेशर बढ़ने की वजह से ऑफ कोर्स इनका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। ठीक है, तो जब बॉइलिंग पॉइंट एक्सपेक्टेड से कम होता है तो उस डेविएशन को हम कहते हैं पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। ये आपको नज़र भी आ रहा है यहाँ पर पॉजिटिव डेविएशन, जिसमें एक्चुअल वेपर प्रेशर से जो वेपर प्रेशर है वो आपका ज़्यादा है, जिस सूरत में बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कम हो गया है। एंड इन केस ऑफ नेगेटिव डेविएशन बिल्कुल इसका उल्टा हो जाएगा। जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, यानी एडहेसिव फोर्सेस हैं, वो स्ट्रॉन्गर हैं। स्ट्रॉन्गर होने की वजह से इनके दरमियान जो अट्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा है, जिस वजह से इनका जो वेपर प्रेशर है वो एक्सपेक्टेड से कम होगा, और इस एक्सपेक्टेड से कम वेपर प्रेशर की वजह से इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल पॉजिटिव डेविएशन के उल्टा है। ये नेगेटिव डेविएशन आपको दिखाई जा रही है, ये एक्सपेक्टेड वेपर प्रेशर है और ये लोअर वेपर प्रेशर है। ठीक है, और इस लोअर वेपर प्रेशर की वजह से जाहिर सी बात है क्या होगा, जो मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट है वो एक्सपेक्टेड से कहीं ज़्यादा होगा। ठीक है, तो these are the two different deviation from Raoult's law, positive deviation and negative deviation. लेक्चर 6 में ही हमने डिस्कस किया था कि जब दो किस्म की डेविएशन रॉल्स लॉ की सूरत में हमें मिलती हैं तो उसका मतलब ये होता है कि मिक्सर जो है वो आइडियल मिक्सर नहीं रहा बल्कि रियल मिक्सर बन गया। और जब मिक्सर रियल मिक्सर बन जाता है तो वहाँ पर उसको डिस्टिलेशन में सेपरेट करने में भी कुछ दुश्वारियाँ आती हैं, जिसकी वजह से हमने डिस्कस किया था कि एजियोट्रोप्स बन जाते हैं। नाउ व्हाट आर एजियोट्रोप्स? एजियोट्रोप्स बेसिकली वो मिक्सचर्स होते हैं या वो पॉइंट ऑफ द मिक्सचर होते हैं या वो कंसंट्रेशन ऑफ द मिक्सचर या वो कंपोजिशन ऑफ द मिक्सचर कि जहाँ पर हमारा लिक्विड और वेपर की कंपोजिशन जो है वो सेम हो जाती है। ठीक है, और उस मिक्सचर को डिस्टिलेशन के थ्रू सेपरेट करना बेकार हो जाता है क्योंकि लिक्विड और वेपर की कंसंट्रेशन सेम हो गई। ठीक है, मैंने अपने पहले लेक्चर में बता दिया था कि डिस्टिलेशन की बेसिस जो है वो यही है कि जो लिक्विड कंपोजिशन होगी दैट मस्ट बी डिफरेंट फ्रॉम वेपर कंपोजिशन। ठीक है, लेकिन जब लिक्विड और वेपर की कंपोजिशन सेम हो जाए, ठीक है, तो उस सूरत में आपको क्या प्रॉब्लम होता है, सो दैट एवापोरेशन डज नॉट चेंज द प्योरिटी। ठीक है, अब जाहिर सी बात है जब लिक्विड और वेपर की कंपोजिशन सेम हो जाएगी तो एवापोरेशन के बाद एवापोरेशन से जो भी वेपराइजेशन हुई उससे क्या फ़ायदा, वो कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ठीक है, एंड डिस्टिलेशन डज नॉट इफेक्ट सेपरेशन। ठीक है, डिस्टिलेशन का कोई फ़ायदा नहीं होगा, उस पॉइंट पे डिस्टिलेशन समझे स्टॉप हो जाएगी। जो लिक्विड कंपोजिशन आप डालेंगे वही वेपर कंपोजिशन आपके पास आ रही होगी। ठीक है, नाउ दीज एजियोट्रोप्स या ये जो रियल कंडीशंस आती हैं मिक्सचर्स की, ये भी दो तरह की होती हैं क्योंकि हमारे पास डेविएशन दो तरह की होती है। ठीक है, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप एंड मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। ठीक है, तो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप क्यों बनता है? ड्यू टू नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। ठीक है, और मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप क्यों बनता है? ड्यू टू पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। ठीक है, और ये बहुत ही इजी पॉइंट है, मैं आपको पहले अभी यहाँ पर समझाया है लास्ट स्लाइड में कि जो पॉजिटिव डेविएशन होती है उसमें जो बॉइलिंग पॉइंट होता है मिक्सचर का वो एक्सपेक्टेड से कम होता है, नेगेटिव डेविएशन में बॉइलिंग पॉइंट एक्सपेक्टेड से ज़्यादा होता है। लिहाजा मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, जैसे कि आपको नाम से ही लग रहा है कि इट शोज अ मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट फॉर एनी कॉम्बिनेशन ऑफ टू कॉन्स्टिट्यूएंट्स। ठीक है, यानी कि जो भी दो कंपोनेंट्स हैं मिक्सचर के, कंपोनेंट ए एंड कंपोनेंट बी, उन दोनों का जो भी मिक्सचर में बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए जो कि आइडियल मिक्सचर होने की सूरत में होता है उससे कहीं ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट शो करते हैं। ठीक है,
और ये नेगेटिव डेविएशन की वजह से हो रहा है। हमने अभी पढ़ा कि नेगेटिव डेविएशन की वजह से जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, जिसकी वजह से वेपर प्रेशर कम हो जाता है और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं कि हमारा जो आइडियल कर्व था, ठीक है, आइडियल कर्व जो हमने जो है वो बहुत पहले पढ़ा था लेक्चर 2 में, जो कुछ इस तरीके से आता था। ठीक है, जिसमें दोनों जो लिक्विड कर्व एंड वेपर कर्व आपस में कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं करते थे। इनिशियल पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते थे जहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर बी होता था एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर ए होता था, वहाँ पर इंटरसेक्ट करते थे। लेकिन यहाँ पर जब एज़ोटोप्स बनते हैं तो हम देखते हैं कि इसमें अजीब सी सूरत हाल पैदा होती है। और हमारे पास अगर मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोटोप है तो उसमें हम देखते हैं कि एक पॉइंट आता है जिसमें बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम होता है। ठीक है, और हमारे पास बहुत ही अजीब किस्म के लिक्विड और वेपर कर्व्स आते हैं। और बिल्कुल इसी तरीके से नेगेटिव पॉजिटिव डेविएशन या मिनिमम बॉइलिंग एज़ोटोप में आप देखेंगे कि यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट आपको जो नज़र आ रहा है दैट इज़ द मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि जो कभी भी आइडियल मिक्सर की सूरत में नहीं हो सकता था, वो बॉइलिंग पॉइंट हमको यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, ये दोनों जो मिक्सर इस वक्त यहाँ पर शो हुए हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोटोप या मिनिमम बॉइलिंग एज़ोटोप के, उसमें एग्जांपल में मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोटोप में हमारे पास क्लोरोफॉर्म एसीटोन की एग्जांपल है। और इस वक्त यहाँ पर जो शो हो रही एग्जांपल वो 68% नाइट्रिक एसिड एंड 32% वाटर का मिक्सचर है। ठीक है, 68% नाइट्रिक एसिड एंड 32% वाटर का मिक्सचर है ये। और इसमें आपको ये मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोटोप होता है जिसमें आपको ये जो बॉइलिंग पॉइंट है वो मैक्सिमम मिलता है। मैक्सिमम से मतलब ये कि एक्सपेक्टेड बॉइलिंग पॉइंट जो किसी भी आइडियल मिक्सचर का हो सकता है, अगर ये दोनों आइडियली बिहेव करते वो बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता बल्कि उससे कहीं ज़्यादा रिकॉर्ड होता है। ठीक है, ड्यू टू नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। ठीक है, और इसी तरीके से जो हमने मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एज़ोटोप्स की एग्जांपल शो की है यहाँ पर, वो इथेनॉल वाटर सिस्टम है। ठीक है, और ये इथेनॉल जो है ये 95.6% इथेनॉल है एंड द रिमेनिंग इज़ वाटर। और इसमें आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल बहुत ही दूर, मतलब अगर आप देखें तो 0% इथेनॉल से लेकर 95.6% इथेनॉल तक आपका जो सिस्टम है वो आइडियल है। ठीक है, देयर इज़ नो इंटरसेक्शन बिफोर 95.6%। ठीक है, तो ये सिस्टम जो है वो आपका आइडियल सिस्टम है। और आप 0% इथेनॉल से लेकर 95.6% इथेनॉल जो है वो आप आराम से अचीव कर सकते हैं। यानी आपके पास अगर इस 95.6% इथेनॉल से पहले की कोई भी कंपोजिशन है इथेनॉल वाटर की, तो वो तो आप आइडियली अचीव कर सकते हैं थ्रू डिस्टिलेशन अंटिल 95.6% इथेनॉल। ठीक है, इसके बाद आप एज़ोटोप की डिस्टिलेशन नहीं कर सकते यूजिंग कन्वेंशनल मेथड। ठीक है, अब आप कन्वेंशनल मेथड के थ्रू नहीं कर सकते, अब आपको फिर एज़ोटोपिक डिस्टिलेशन परफॉर्म करनी पड़ेगी और कोई ना कोई या तो एडिशनल कंपोनेंट डालना पड़ेगा जो इन दोनों के एज़ोटोप को ब्रेक कर दे, या कोई टेक्निक यूज़ करनी पड़ेगी लाइक प्रेशर, जिससे कि हम इनके इस एज़ोटोप को ब्रेक कर सकें। मैंने ये बात भी बताई थी आपको, जो कि आपको सामने नज़र भी आ रही है, कि जो एज़ोटोप मिक्सर्स बनते हैं उनकी हर कंपोजिशन एज़ोटोपिक कंपोजिशन नहीं होती। आप इधर भी देख सकते हैं फ्रॉम 0% नाइट्रिक एसिड अंटिल 68% नाइट्रिक एसिड यू हैव अ आइडियल मिक्सर। ठीक है, आपके पास आइडियल मिक्सर है और आप 0% से लेकर 68% नाइट्रिक एसिड तक अगर आप चाहें तो आप डिस्टिलेशन आराम से कर सकते हैं। प्रॉब्लम कहाँ आएगी? प्रॉब्लम आएगी 68% नाइट्रिक एसिड के ऊपर। ठीक है, और इसके बाद आपको एज़ोटोपिक डिस्टिलेशन परफॉर्म करनी पड़ेगी और इस एज़ोटोप को ब्रेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये थी सारी एज़ोटोप्स की कहानी, लेक्चर 6 की कहानी। और अब हम बढ़ते हैं लेक्चर नंबर 7 की तरफ, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जब
एज़ोट्रोप्स का पता चल गया आपको, तो अब आप नॉर्मल डिस्टिलेशन मेथड्स यूज़ करते हुए जो है इन एज़ोट्रोप्स को ब्रेक नहीं कर सकते। तो आपको अब ऐसी डिस्टिलेशन परफॉर्म करनी है जिससे आप एज़ोट्रोप्स को ब्रेक कर सकें, और इन डिस्टिलेशन मेथड्स को हम एज़ोट्रोपिक डिस्टिलेशन मेथड्स कहते हैं। ठीक है, एज़ोट्रोपिक डिस्टिलेशंस आर स्पेशल मेथड्स ऑफ डिस्टिलेशन performed in order to separate two close boiling components of an azeotropic mixture. This is done by the addition of third component, या तो आपको थर्ड कंपोनेंट ऐड करना पड़ेगा, और स्पेशल एनवायरनमेंट या कोई बहुत ही स्पेशल एनवायरनमेंट या स्पेशल टेक्निक यूज़ करनी पड़ेगी to increase the difference in the boiling points of the constituents of azeotropic mixture, ताकि जो दोनों कंपोनेंट्स हैं एज़ोट्रोपिक मिक्सचर के, उनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस आ सके और उन एज़ोट्रोप जो है वो टूट सके, ब्रेक हो सके। जब एज़ोट्रोपिक मिक्सचर ब्रेक हो जाएगा, एज़ोट्रोप ब्रेक हो जाएगा, विच फर्दर फैसिलिटेट सेपरेशन बाय डिस्टिलेशन, तो आप दोबारा से डिस्टिलेशन के थ्रू सेपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, ये इसका कंप्लीट कॉन्सेप्ट है एज़ोट्रोपिक डिस्टिलेशंस का। और इसमें हम ज़्यादातर जो चीज़ परफॉर्म करते हैं वो एडिंग अ केमिकल एजेंट और केमिकल एक्शन सेपरेशन हम करते हैं, जिसमें मैंने एग्जांपल में आपको एक ही एग्जांपल में डिफरेंट केमिकल्स ऐड करके बताया था। मैंने अभी पीछे डिस्कस किया था इथेनॉल या इथाइल अल्कोहल एंड वाटर एज़ोट्रोप, जो कि बनता है 95.6% पे और 78.1 डिग्री सेंटीग्रेड इसका टेम्परेचर होता है। अब अगर आपने इसके आगे 95.6% के आगे आपको परसेंटेज चाहिए इथेनॉल की, ठीक है, तो आप क्या करेंगे? ठीक है, अब आपको डिफरेंट या तो केमिकल्स ऐड करने पड़ेंगे या फिर आपको स्पेशल टाइप ऑफ डिस्टिलेशन परफॉर्म करनी पड़ेगी इस एज़ोट्रोप को ब्रेक करने के लिए। तो क्या करते हैं, डिफरेंट चीज़ें परफॉर्म करते हैं। या तो हम क्या करेंगे कि हम इस पर्टिकुलर एज़ोट्रोपिक मिक्सचर में ड्राइंग एजेंट को ऐड कर दें, ठीक है, और वो ड्राइंग एजेंट या डेसिकेंट जो है वो पोटाशियम कार्बोनेट हो सकता है। ठीक है, पोटाशियम कार्बोनेट को जब हम ऐड करते हैं तो वो क्या करता है, मैंने आप लोगों को बताया था, जो डेसिकेंट या ड्राइंग एजेंट की खूबी होती है वो ये होती है कि वो बहुत सारे वाटर को, सॉल्युबल वाटर को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकता है, और जिस सूरत में उसके पास जो वाटर है जो कि वो एब्जॉर्ब कर लेगा। तो अब पोटाशियम कार्बोनेट पहले जो है वो कौन सा पोटाशियम कार्बोनेट था जिसमें वाटर नहीं था, यानी डिहाइड्रेटेड पोटाशियम कार्बोनेट था, लेकिन अब उसके क्रिस्टल में बहुत सारे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऐड हो जाएंगे। अब ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऐड होने से क्या हुआ, पोटाशियम कार्बोनेट ने बेसिकली जो वाटर एब्जॉर्ब किया वो वाटर था जो इथेनॉल और वाटर सिस्टम में था। 95.6% वाटर था, वो इथेनॉल था, और बाकी जो परसेंटेज थी वो वाटर की थी। अब अगर वो बकिया जितना भी वाटर है परसेंटेज का, वो सारा का सारा वाटर अगर पोटाशियम कार्बोनेट एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है, डिहाइड्रेटेड पोटाशियम कार्बोनेट एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है, तो उस सूरत में हमारे पास क्या बचा, अब 100% इथेनॉल बच गया। ठीक है, जितना भी वाटर था वो सारा का सारा पोटाशियम कार्बोनेट ने एब्जॉर्ब कर लिया। तो या तो एक ये सूरत हो सकती है एज़ोट्रोप को ख़त्म करने की और 100% इथेनॉल लेने की, या कोई भी एज़ोट्रोप जिसमें वाटर है उसको एब्जॉर्ब करके जो है वो रिमूव करने की। दूसरी सूरत ये हो सकती है एडिंग कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड क्या करेगा, कैल्शियम ऑक्साइड से जब हम अपने इथेनॉल वाटर एज़ोट्रोप को शेक करते हैं तो उस सूरत में क्या होता है कि कैल्शियम ऑक्साइड जो है इट रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म नॉन वॉलेटाइल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया वाटर से रिएक्ट करके। ठीक है, अब ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ये नॉन वॉलेटाइल मटेरियल है ये, ठीक है, इसको आप बॉयल नहीं कर सकते। जिस सूरत में क्या होगा, अब ये नीचे बैठ जाएगा, और नीचे बैठने से अब हम इसको फिल्ट्रेशन के थ्रू इसको सेपरेट कर लेंगे। ठीक है, और जो फिल्ट्रेट आएगा उसमें क्या हुआ, उसमें अब क्या बचा, उसमें अब 100% इथेनॉल बच गया। लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि अगर थोड़ी बहुत ट्रेसेस ऑफ वाटर उसमें रह गई हैं तो वो भी हम सेपरेट कर लें। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इस फिल्ट्रेट को दोबारा से डिस्टिल कर लेंगे, रीडिस्टिल कर लेंगे यानी कि। तो इस सूरत में भी आप जो है इस एज़ोट्रोप को ब्रेक कर सकते हैं।
अच्छा, कुछ सिस्टम्स ऐसे होते हैं कि जिसमें छोटे मोटे डेसिकेंट को ऐड करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता और आपको जो बचा हुआ वाटर होता है उसको निकालने के लिए बहुत ही पावरफुल डेसिकेंट ऐड करना पड़ता है। और ये जो पावरफुल डेसिकेंट होता है ये आपका, जैसे कि हमने एग्जांपल के तौर पर बताया कि 98.8% डाई इथाइल ईथर एंड 1.2% वाटर हमारा जो है मिक्सर है जो एज़ोट्रोपिक मिक्सर बन जाता है, ठीक है। और ये जो 1.2% वाटर है ये बहुत मुश्किल से निकलता है। इसके लिए क्या करना पड़ता है कि इस मिक्सचर में सोडियम मेटल डालना पड़ता है जो कि रिमेनिंग वाटर को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। और हमारे पास डाइथाइल ईथर जो है वो 100% हमें मिल जाता है। नाउ द फोर्थ मेथड इज जो कि डिफरेंट है एज कम्पेयर टू केमिकल एक्शन, क्योंकि केमिकल एक्शन जो है वो तो ज़ाहिर है कोई ना कोई आपने केमिकल डाला और आपको जो है वो सेपरेशन मिल गई। लेकिन यहाँ पर जो है दिस इज़ अ डिफरेंट थिंग, यूज़ ऑफ डिकेंटर। और ये यूज़ ऑफ डिकेंटर हम हमेशा उन मिक्सचर्स में करते हैं जो हमारे पास इममिसिबल लिक्विड्स के मिक्सचर्स होते हैं, ठीक है, सच एज वाटर एंड टॉलिन। अब अगर इममिसिबल लिक्विड्स जो हैं वो कोई एज़ोट्रोप बना लें, जैसे कि वाटर एंड टॉलिन बनाते हैं, तो उस सूरत में क्या होगा, उस सूरत में ये होगा कि इस एज़ोट्रोप को ब्रेक करने के लिए आपको डिस्टिलेशन सेटअप में कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। वो चेंजेस क्या होंगे कि आपको एक लिक्विड सेपरेटर या डिकेंटर ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। और वो डिकेंटर जो है वो आप जहाँ पर रिफ्लेक्स कर रहे होते हैं ना वहाँ पे ऐड कर देते हैं। और वो डिकेंटर क्या करता है कि अब वो जो लिक्विड लेयर्स हैं डिफरेंट, क्योंकि वो इमिसिबल लिक्विड है, वो उनको सेपरेट कर देते हैं, ठीक है, दैट आर कंडेंस्ड ओवरहेड, ठीक है, जो कि पहले ही कंडेंस्ड वेपर्स जो है वो कंडेंसर में जा चुके हैं और कंडेंस हो चुकी है 2 लेयर्स। जब वो रिफ्लक्स ड्रम में आती हैं वहाँ पर अगर आप डिकेंटर लगा दें तो वो डिकेंटर जो है वो दोनों लेयर्स को अलग कर लेता है। और उसके बाद आप क्या करते हैं, ओनली वन ऑफ द 2 लिक्विड लेयर्स इज रिफ्लक्स्ड टू द डिस्टिलेशन सेटअप, ठीक है। और उनमें से अब दोनों लिक्विड लेयर्स को हम सेपरेट कर दिया और सिर्फ एक लिक्विड को, दोनों में से सिर्फ एक लिक्विड को हमने क्या किया, हमने रिफ्लक्स कर दिया। अब इसका फ़ायदा क्या होगा, अगर हम दोनों लिक्विड में से किसी एक लिक्विड को रिफ्लक्स करेंगे तो जो कंपोजिशन है वेपर्स की, क्योंकि आपको पता है मैंने बताया था आपको कि जो हीटिंग वेपर्स ऊपर की तरफ आ रहे होते हैं वो जो कूल लिक्विड होता है जो रिफ्लक्स से आ रहा होता है उसके साथ दोबारा इन कांटेक्ट आ जाते हैं और फिर से एक लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम प्रोड्यूस हो जाता है। तो अब जो लिक्विड वेपर प्रोड्यूस होगा वो इस लिहाज से डिफरेंट होगा कि आपके पास सिर्फ एक ही लिक्विड जो है वो रिफ्लक्स में वापस आ रहा है, दैट इज़ नॉट 100% प्योर, दैट इज़ नॉट बेसिकली एज़ोट्रोपिक मिक्सचर, बल्कि सिर्फ एक लिक्विड है। तो जब वो वेपर से इन कांटेक्ट आएगा तो डेफिनेटली जो आपके वेपर्स हैं जो कि बेसिकली एज़ोट्रोपिक कंपोजिशन में जा चुके हैं, ठीक है, उनकी कंपोजिशन ड्रास्टिकली चेंज हो जाएगी क्योंकि वो एक ही लिक्विड से रिफ्लक्स होंगे, दोबारा से कांटेक्ट में आएंगे, इक्विलिब्रियम में आएंगे और कंपोजिशन ड्रास्टिकली चेंज हो जाएगी, जिस वजह से अब जो वेपर्स कंडेंसर में जाएंगे उनकी कंपोजिशन बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगी और जो आपके पास कंडेंस लिक्विड आएगा उसकी कंपोजिशन चेंज होती जाएगी, ठीक है। और इस तरीके से जो एज़ोट्रोपिक कंपोजिशन बन गई थी वो कंपोजिशन ब्रेक हो जाएगी। नाउ सॉल्ट इफेक्ट डिस्टिलेशन। सॉल्ट इफेक्ट डिस्टिलेशन में क्या होता है, व्हेन ए सॉल्ट इज रेडिली सॉल्युबल ओनली इन वन कंपोनेंट ऑफ एन एज़ोट्रोपिक मिक्सचर, ठीक है। आपको पता है मिक्सचर में हमेशा 2 कंपोनेंट होते हैं क्योंकि हमने हमेशा बाइनरी मिक्सचर की बात की है, इसके आगे हमने बात नहीं की। तो अगर वो दोनों कंपोनेंट्स में से कोई एक कंपोनेंट जो है वो किसी सॉल्ट में रेडिली सॉल्युबल है, ठीक है, तो उस सूरत में क्या हो सकता है, the volatility of that component is decreased,
तो हम उस पर्टिकुलर कंपोनेंट की वोलेटिलिटी को कम कर सकते हैं जो कि सॉल्ट में रेडिली सॉल्युबल है। किस तरह? लेट्स सपोज जो इथेनॉल वाटर एजियोट्रोप हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, कैन आल्सो बी ब्रोकन बाय एडिंग पोटाशियम एसीटेट। ठीक है, पोटाशियम एसीटेट बेसिकली सॉल्ट है। ठीक है, अब इस सॉल्ट में जब ये सॉल्ट आप डालेंगे एसीटोपिक मिक्सर में तो क्या होगा, ये जो पोटाशियम एसीटेट है ये वाटर में सॉल्युबल है। ठीक है ना, इथेनॉल में सॉल्युबल नहीं है। ठीक है, तो होगा क्या, विच इंक्रीजेज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। ठीक है, अब क्योंकि पोटाशियम एसीटेट वाटर में सॉल्युबल है और आपको पता है कि सॉल्ट को ऐड करने से वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ जाएगा, एलिवेशन हो जाती है बॉइलिंग पॉइंट में। ठीक है, तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा और जैसे ही वाटर का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा एजियोट्रोपिक मिक्सचर ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से भी हम एजियोट्रोप ब्रेक कर सकते हैं। अब अगर हम कोई एडिशन किसी केमिकल की नहीं करते या कोई डिकेंटर यूज़ नहीं करते तो उस सूरत में जो हम एजियोट्रोपिक डिस्टिलेशन परफॉर्म करेंगे वो बहुत ही ख़तरनाक किस्म की डिस्टिलेशन है, दैट इज़ एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर। ठीक है, और मैंने डिस्कस किया था क्लास में कि हम नॉर्मली जो डिस्टिलेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं, ठीक है, वो हम परफॉर्म कर रहे होते हैं एम्बिएंट प्रेशर के ऊपर, आपको मालूम है। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर। लेकिन अब अगर हम, और जाहिर सी बात है कि उस एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर जो बॉइलिंग पॉइंट है वो एक पर्टिकुलर बॉइलिंग पॉइंट होता है मिक्सर का। ठीक है, हम सारी बात उसी प्रेशर पे कर रहे होते हैं। लेकिन अगर हम रिड्यूस्ड प्रेशर के ऊपर डिस्टिलेशन करें या हाई प्रेशर के ऊपर डिस्टिलेशन करें तो उन दोनों सूरतों में हमारी जो बॉइलिंग पॉइंट डायग्राम है वो मुकम्मल तौर पर चेंज हो जाएगी एज कम्पेयर टू दी बॉइलिंग पॉइंट डायग्राम विच इज़ बेसिकली फॉर्म्ड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, तो अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जो सिस्टम है अगर एजियोट्रोप बनाता है तो वो एजियोट्रोप जो है वो रिड्यूस प्रेशर पे या हाई प्रेशर पे नहीं बनेगा। ठीक है, या अगर बनेगा तो वो उस पर्टिकुलर कंपोजिशन पर नहीं बनेगा जिस कंपोजिशन पर वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे बना है। और आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि क्योंकि प्रेशर एंड टेम्परेचर आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं, बिल्कुल इसी वजह से जो है हम प्रेशर को यूज़ करते हैं और टेम्परेचर खुद ब खुद ही चेंज हो जाता है प्रेशर चेंज करने से, और टेम्परेचर चेंज होगा तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एनी कंपोनेंट जो है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से मिक्सचर जो है वो कम्प्लीटली उसकी जो एबिलिटी है एजियोट्रोपिक मिक्सचर बनाने की वो चेंज हो जाएगी। ये हम दो तरीक़ों से परफॉर्म करते हैं, यूनी डायरेक्शनल प्रेशर हो सकता है और प्रेशर स्विंग हो सकता है। ये आपके हैंड आउट में मौजूद है। मैं सिर्फ यहाँ पर इतना बता रही हूँ कि यूनी डायरेक्शनल प्रेशर में क्या होता है कि आप सिर्फ एक ही डायरेक्शन में प्रेशर चेंज अप्लाई करते हैं, या तो आप रिड्यूस प्रेशर लेते हैं। ठीक है, पॉजिटिव प्रेशर का मतलब क्या हुआ, हाई प्रेशर पे कर रहे हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर पे कर रहे हैं, और नेगेटिव प्रेशर का मतलब क्या हुआ कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम प्रेशर पे कर रहे हैं, और ये जो कम प्रेशर होता है ये बेसिकली वैक्यूम में परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, तो यूनिडायरेक्शनल ये है। और प्रेशर स्विंग ये है कि जिसमें आप दोनों साइड पे प्ले करते हैं। दोनों साइड पे मतलब आप एक ही एजियोट्रोपिक मिक्सचर को हाई प्रेशर पे भी लेके जाते हैं और आफ्टर सम टाइम लो प्रेशर पे भी लेकर आते हैं। ठीक है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि प्रेशर अप्लाई करने से जो एडवांटेजेस बेसिकली आपको मिलेंगे एजियोट्रोपिक मिक्सचर के, कि आपको कोई थर्ड कंपोनेंट ऐड नहीं करना पड़ रहा और आपको आपका एजियोट्रोपिक मिक्सचर जो है वो ब्रेक हो जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ जो उसके डिसएडवांटेजेस कह लें या जो इसकी कॉम्प्लिकेशंस कह लें मेथड की, वो ये हैं कि आपको बहुत ही स्पेशल किस्म का ग्लास वेयर चाहिए इन ऑर्डर टू परफॉर्म यूनी डायरेक्शनल प्रेशर और प्रेशर स्विंग। ठीक है ना, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि आप जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे डिस्टिलेशन परफॉर्म कर रहे हैं वो आपको नॉर्मल ग्लास वेयर या स्टैंडर्ड ग्लास वेयर से आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पॉजिटिव यानी हाई प्रेशर पे जाएंगे परफॉर्म करने के लिए, या
आप लो प्रेशर पे जाएंगे परफॉर्म करने के लिए, तो उस सूरत में आपको बहुत ही स्पेशल किस्म का ग्लासवेयर यूज़ करना पड़ेगा, जो कि डेफिनेटली असर करेगा आपकी डिस्टिलेशन कॉस्ट के ऊपर। ठीक है, तो ये आपके हैंड आउट में बहुत अच्छे से दिए हुए हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर इन ऑर्डर टू ब्रेक द एज़ोटोपिक मिक्सचर। ठीक है, तो ये हमारा था लेक्चर नंबर 7। देन लेक्चर नंबर 8 जो कि हमने करना था वो था डिफरेंट टाइप ऑफ डिस्टिलेशन, और बेसिकली ये मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था कि आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिस्टिलेशन के बारे में मुझे बताएंगे, और इवन मैंने आप लोगों को ये भी कहा था कि स्टूडेंट्स मुझको यूट्यूब की कुछ वीडियोस भेजें जो उनको पसंद आती है या जो उनको समझ आती है अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिस्टिलेशन, और मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने यूट्यूब पे वीडियोस भेजी भी, लिंक्स भी सेंड किए, एंड दे आर रियली गुड। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, जो कि हम शायद क्लास में नहीं कर सके थे, और फिर इसके बाद हम अब हमारे असाइनमेंट की तरफ चलते हैं। बहुत ही शॉर्टली और बहुत ही जल्दी जल्दी डिस्कस करूँगी। सिंपल डिस्टिलेशन, ठीक है, सिंपल डिस्टिलेशन आपको मैंने बताया भी था क्लास में। सिंपल डिस्टिलेशन इज़ अ प्रोसीजर बाय विच टू लिक्विड्स विद डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स कैन बी सेपरेटेड। सिंपल डिस्टिलेशन कैन बी यूज्ड इफेक्टिवली टू सेपरेट लिक्विड्स that have at least 50 degrees difference in their boiling points। सिंपल डिस्टिलेशन वो डिस्टिलेशन है जो बहुत ही आसानी से परफॉर्म हो जाती है, जिसमें हमारा जो मिक्सचर होता है उस मिक्सचर के में जो दो कंपोनेंट्स होते हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट्स में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है 50 डिग्री सेंटीग्रेड का फ़र्क। ठीक है, तो उस सूरत में क्या होता है कि आप जैसे ही इस मिक्सचर को बॉइलिंग की तरफ लेके जाते हैं तो इसमें जो डिस्टिलेट आता है उसमें जो आपका मोर वॉलेटाइल कंपोनेंट होता है वो बहुत ज़्यादा, जाहिर सी बात है, आपको पता है कि वैसे ही मोर वॉलेटाइल कंपोनेंट जो है उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है वेपर्स में, इनरिच होते हैं वेपर्स उसमें, लेकिन अगर आप देखेंगे कि आपके बॉइलिंग पॉइंट में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, ठीक है, जैसे कि टॉलिन और बेंजीन की अगर हम बात कर रहे हैं इधर, तो उधर आप देखेंगे कि जब उनका मिक्सचर को जब आप सेपरेट करेंगे तो वो सिंपल डिस्टिलेशन के थ्रू ही हो जाएगा, यानी कि एक ही दफ़ा में आपको जो प्रोडक्ट अचीव हो रही है वो 80% बेंजीन आपको जो है वो इन जस्ट अ सिंगल स्टेप ऑफ डिस्टिलेशन में मिल रहा है। और अगर आपकी रिक्वायरमेंट 80% बेंजीन है तो फिर आपका काम यहीं ख़त्म हो जाता है, और अगर आपकी रिक्वायरमेंट 100% बेंजीन है तो आप इस 80% बेंजीन को लेकर दोबारा से डिस्टिलेशन कर सकते हैं, तो आपको मेरे ख्याल है 99.9% जो है वो प्योर बेंजीन मिल जाएगी। तो सिंपल डिस्टिलेशन में बेसिकली बहुत आसान सेटअप होता है, ठीक है, कोई सेटअप में मुश्किल नहीं होती। आप फीड लगाते हैं, फीड फ्लास्क लगाते हैं, ठीक है, जिसमें मिक्सर होता है, और जब आप डिस्टिलेशन सेटअप सारा लगा देते हैं तो डायरेक्टली कंडेंसर में कंडेंस होने के बाद जो आपको वेपर्स मिलते हैं वो आपकी या तो रिक्वायर्ड प्रोडक्ट होती है या उस प्रोडक्ट को लेकर रीडिस्टिल करने से आपको रिक्वायर्ड प्रोडक्ट मिल जाती है। Now the second is fractional distillation. What is fractional distillation? Fractional distillation is the separation of a liquid mixture into fractions, differing in boiling points and hence chemical composition by means of distillation, typically using a fractionating column. ठीक है, अच्छा, अब अगर आप इस फ्लास्क के ऊपर फ्रैक्शनेटिंग कॉलम लगा दें, ठीक है, मैंने बताया था कि फ्रैक्शनेटिंग कॉलम लगाने से क्या होता है, कॉलम लगाने से बेसिकली देयर आर सेवरल लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम्स प्रोड्यूस्ड ड्यू टू दी कॉलम प्लेट्स और कॉलम ट्रेज या कॉलम पैकिंग मटेरियल। ठीक है, ये आपको नज़र भी आ रहा है यहाँ पर, अगर आप देखें ये क्रूड ऑयल है, क्रूड ऑयल आपने फीड किया यहाँ से, और आप देख रहे हैं कि इसमें मुख्तलिफ फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में जो है वो पैकिंग्स होंगी या ट्रेज होंगी, और हर जगह पर जो है वो आपको एक डिफरेंट प्रोडक्ट मिल रही है। ठीक है, और इसकी सिंपल वजह ये है कि जैसे ही आपने क्रूड ऑयल को जो है वो यहाँ पर एज अ फीड एंटर किया होगा, ठीक है,
और आपने उसको हीट किया होगा, तो यहाँ पर आते ही वेपर्स को जो है ना वो हिंड्रेंस मिली, जिस वजह से वो थोड़े से कूल बैक हुए, वापस जो है वो क्रूड ऑयल से मिले, जिस वजह से आपकी पहली प्रोडक्ट सेपरेट हो गई और आप उसको यहाँ से जो है वो सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। फिर ऊपर गए, फिर हिंड्रेंस मिली, इस तरीके से देयर आर सेवरल वेपर लिक्विड इक्विलिब्रियम प्रोड्यूस इन बिटवीन द डिस्टिलेशन कॉलम, और जिस वजह से आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको मुख्तलिफ जगहों के ऊपर, मुख्तलिफ पॉइंट्स के ऊपर मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स मिल जाएंगी। तो दिस इज़ बेसिकली फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। एंड लास्ट टू आर वैक्यूम डिस्टिलेशन एंड स्टीम डिस्टिलेशन। नाउ व्हाट इज़ वैक्यूम डिस्टिलेशन? नाम से ही लग रहा है कि आप अगर डिस्टिलेशन को वैक्यूम में परफॉर्म करेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बजाय, तो वो वैक्यूम डिस्टिलेशन होगी, ठीक है। इट इज़ परफॉर्म्ड अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर which allows the purification of compounds not readily distilled at ambient pressures, ठीक है। अब वो कंपाउंड जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर डिस्टिलेट नहीं किए जा सकते, उनको हम रिड्यूस्ड प्रेशर के ऊपर या अंडर वैक्यूम डिस्टिलेट करते हैं। दिस टेक्निक इज यूज्ड व्हेन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द डिजायर्ड कंपाउंड इज डिफिकल्ट टू अचीव, ठीक है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और विल कॉज दी कंपाउंड टू डिकम्पोज। और इससे पहले कि बॉइलिंग पॉइंट आए, जो हमारा कंपाउंड है, जो हमारा कंपोनेंट है, वो ही डिकम्पोज हो जाएगा। तो फ़ायदा क्या, ठीक है, हमको तो प्रोडक्ट नहीं मिलेगी, हमको तो डिस्टिलेशन को कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इस तरह की सूरत हाल में कि जब हमारा जो बॉइलिंग पॉइंट है कंपोनेंट का वो बहुत ज़्यादा है और उसको अचीव करने के लिए हम जब इसको हीट करेंगे, तो इससे पहले कि बॉइलिंग पॉइंट आए कंपाउंड का, वो कंपाउंड ही डिकम्पोज हो जाएगा। तो उस सूरत हाल को मैनेज करने के लिए हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर करने के बजाय डिस्टिलेशन को हम रिड्यूस्ड प्रेशर के ऊपर या वैक्यूम के ऊपर डिस्टिलेट करते हैं। A reduced pressure decreases the boiling point of compound, और जाहिर सी बात है जब प्रेशर कम होगा तो बिकॉज प्रेशर इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू टेम्परेचर, तो टेम्परेचर कम हो जाएगा। टेम्परेचर कम होने की वजह से जो बॉइलिंग पॉइंट है कंपोनेंट का, वो अल्टीमेटली नीचे की तरफ आ जाएगा और उस सूरत में हमारा जो कंपाउंड है वो सेपरेट हो जाएगा। सो दिस इज़ अ वैक्यूम डिस्टिलेशन। लेकिन ऑफ कोर्स वैक्यूम डिस्टिलेशन को करने के लिए आपको बहुत ही स्पेशल किस्म का एपरेटस चाहिए होता है। मैंने वो जान करके वो एपरेटस यहाँ नहीं लिखा है बिकॉज मुझको असाइनमेंट में ये सब चीज़ें चाहिए, ठीक है। अच्छा, नाउ द लास्ट थिंग इज स्टीम डिस्टिलेशन। इट इज़ यूज्ड फॉर सेपरेटिंग सब्सटेंसेस विच आर इमिसिबल विद वाटर, ठीक है। वो कंपोनेंट्स जो कि वाटर के साथ इमिसिबल होते हैं, उनको सेपरेट करने के लिए हम स्टीम डिस्टिलेशन यूज़ करते हैं। अच्छा, अब इसका फ़ायदा क्या होता है? वॉलेटाइल इन स्टीम, ठीक है। अब वो कंपोनेंट जो वाटर में तो इमिसिबल है लेकिन स्टीम के साथ वॉलेटाइल है, स्टीम में वॉलेटाइल हो जाएंगे, ठीक है। एंड हैविंग हाई वेपर प्रेशर एट द बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ वाटर, ठीक है। और जिनका अपना वेपर प्रेशर बहुत हाई हो जाता है जब वाटर का बॉइलिंग पॉइंट आता है, ठीक है। तो ऐसे कंपोनेंट्स जो हैं जिनका जो स्टीम में वेपराइज हो जाते हैं, ठीक है, जबकि वाटर में इमिसिबल होते हैं, तो उन कंपोनेंट्स को हम क्या करते हैं, हम स्टीम डिस्टिलेशन के थ्रू सेपरेट करते हैं। हेंस द मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड विल बॉयल at a lower temperature than the normal boiling point, ठीक है। क्यों लोअर टेम्परेचर पर होंगे, बॉयल होंगे? क्योंकि हम स्टीम यूज़ करेंगे, ठीक है। और स्टीम में उन दोनों कंपोनेंट का जो वेपर प्रेशर है वो ज़्यादा होगा, वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा तो उनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम हो जाएगा। ये आप सेटअप में थोड़ा बहुत देख भी सकते हैं, लेकिन एक्चुअल जो सेटअप है वो आप लोगों को लिखना होगा, ठीक है। और इसमें आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जो है वो स्टीम जो है वो इंट्रोड्यूस की जा रही है डायरेक्टली, ठीक है, मिक्सचर में, ठीक है, मिक्स की जा रही है मिक्सचर के साथ, ठीक है।
और आपके पास जो कंपाउंड जो कंपोनेंट आप अचीव कर रहे हैं उसमें वाटर मौजूद है, लेकिन उस वाटर के मौजूद होने से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि आपके कंपोनेंट्स वाटर में इमिसिबल हैं। तो जब ये कंडेंस्ड होकर आपके पास आएंगे भी तो आपके लिए आसानी होगी, आप इनको आराम से सेपरेट कर सकते होंगे क्योंकि ये जो मिक्सचर्स हैं ये वाटर में इमिसिबल हैं, और वाटर में इमिसिबल होने की वजह से आप इनको कंडेंस होने के बाद भी इनको सेपरेट कर सकते हैं। नाउ असाइनमेंट, ठीक है, ये अब आपका असाइनमेंट आ जाता है जनाब आली, और ये असाइनमेंट मैंने बहुत आसान रखा है, इसमें मैंने कोई मुश्किल बात नहीं पूछी आपसे। राइट द प्रिंसिपल्स बिहाइंड द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ डिस्टिलेशंस along with their at least one example from daily life। ठीक है, ये डेली लाइफ की एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कौन कौन सी डिस्टिलेशन है? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, वैक्यूम डिस्टिलेशन। वैक्यूम डिस्टिलेशन की एक और टाइप होती है जिसको हम एयर सेंसिटिव वैक्यूम डिस्टिलेशन कहते हैं। स्टीम डिस्टिलेशन एंड एजियोट्रोपिक डिस्टिलेशन यूजिंग प्रेशर। ठीक है, आपने इन पांचों को अलग अलग लिखना है, और इसमें लिखना क्या है, आपने पहले तो इनके प्रिंसिपल्स बताने हैं कि भाई किस प्रिंसिपल के तहत ये डिस्टिलेशन परफॉर्म की जाती हैं। ठीक है, क्यों की जाती हैं, सिंपल डिस्टिलेशन के थ्रू काम क्यों नहीं हो रहा होता जो हम ये मुख्तलिफ टेक्निक्स यूज़ करते हैं, नंबर 1। नंबर 2, फिर इनकी एग्जांपल बतानी है। जाहिर सी बात है डेली लाइफ से जो आप एग्जांपल बताएंगे वो आपको कोई इंडस्ट्री से एग्जांपल मिलेगी, लेबॉर्ट्री स्केल पर जो एग्जांपल होगी वो शायद आपको ना मिले, लेकिन अगर मिल जाती है तो ठीक है, वो भी वैलिड होगी। अगर आपको इंडस्ट्रियल स्केल से कोई एग्जांपल नहीं मिलती जिसमें आपने बताना होगा कि जी ये पर्टिकुलर मिक्सचर है और जो सिंपल डिस्टिलेशन के थ्रू नहीं हो सकता और जिसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू नॉर्मली इंडस्ट्रीज में अचीव किया जाता है। ठीक है, वो एग्जांपल आपने बतानी होगी। थोड़ा सा सेटअप बताना होगा कि क्या डिफरेंस होता है सिंपल डिस्टिलेशन सेटअप में और इन पांचों डिस्टिलेशन सेटअप में। ठीक है, एंड मुझे ये असाइनमेंट कब चाहिए? मुझे ये असाइनमेंट चाहिए 3 दिन के अंदर। क्या हो गया? आई डोंट नो व्हाई इट इज़ नॉट वर्किंग। खैर कोई बात नहीं, ओके नाउ इट्स वर्किंग। तो आज हमने ये वीडियो अपलोड की है, ठीक है, और 3 दिन बाद यानी कि जुमेरात वाले दिन मुझे ये असाइनमेंट चाहिए, और इस असाइनमेंट को आप सबमिट करेंगे sadaf.zishan48@gmail.com पे। ठीक है, इस एड्रेस पर आप सबमिट करेंगे अपना असाइनमेंट, और काइंडली जब आप असाइनमेंट सबमिट करेंगे तो आप अपना नाम, अपना क्लास, रोल नंबर, और बीएससी ऑनर से हैं या एमएससी प्रीवियस से हैं, ये आप क्लियरली मेंशन करेंगे। ठीक है, ईमेल पर भी और असाइनमेंट पर भी, क्योंकि फिर ईमेल को सॉर्ट आउट करना बहुत आसान हो जाता है। प्रॉब्लम ये हो रहा होता है कि आप लोगों की ईमेल आ रही होती है जी किंग, क्वीन, प्रिंसेस, लायन और पता नहीं किस किस नाम से आ रही होती हैं। ठीक है, ऐसा लगता है जैसे हम या तो पूरी मुगलिया सल्तनत को पढ़ा रहे हैं या फिर हम जो है ना किसी जू को पढ़ा रहे हैं। तो काइंडली ऐसा नहीं करें, और जो आपके जो नाम हैं, अच्छे अच्छे नाम हैं, रोल नंबर और क्लास जो आपकी है ऑनर्स या 3rd ईयर या प्रीवियस, उसको मेंशन कीजिएगा अपनी ईमेल में और अपने असाइनमेंट में भी। ठीक है, सो विश यू वेरी बेस्ट लक, एंड यहाँ पर मैं अपनी इस रिव्यू को ख़त्म करती हूँ, और अब हम इंशाल्लाह 3-4 दिन बाद जो मैं वीडियो अपलोड करूँगी वो आपका न्यू टॉपिक होगा यूनिट ऑपरेशंस, और यूनिट ऑपरेशंस के ऊपर फिर हम डिस्कस करेंगे।